अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर सवात से, जहां पर डॉक्टर अमजद खान के घर पर 6:08 पर ग्रेनेड से हमला हुआ। जी हां, ये एक दहशतगर्दी का हमला है और जब से डीजी आईएसपीआर ने मुसल्ला अफवाज की वर्दी पहनकर और आईएसपीआर के पोडियम से इस ख्वाहिश का इजहार किया, ये गिला किया था कि दहशतगर्द तहरीके इंसाफ के लीडरान के ऊपर हमला नहीं करते, उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 1.5 हफ्ते में ये तीसरा दहशतगर्दी का हमला है। पहले हमले में हमारे लोकल लीडर की पूरी गाड़ी उड़ गई और वो बाल बाल बचे। दूसरे हमले में नसीबुर रहमान साहब जो हैं वो शहीद हुए बन्नू से, उनका बेटा भी साथ शहीद हुआ और उनके साथी भी। अब ये तीसरा हमला डॉक्टर अमजद खान के घर पर किया गया, ग्रेनेड फेंका गया। उस जगह पर कोई फैमिली मेंबर था नहीं जहां पर ग्रेनेड फटा, अल्लाह का शुक्र है, वरना आज शायद खुदा न खास्ता यहां भी शहादतें होती। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं, मतलब कि मुसल्ला अफवाज के तर्जुमान हैं, मतलब जब वो बोलते हैं तो मुसल्ला अफवाज का वो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो मुसल्ला अफवाज के अंदर एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आर्मी भी है। तो मुसल्ला अफवाज के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने फ़ौज की तरफ से ये पैगाम अपनी तरफ से रखा था। हालांकि पूरी फ़ौज ऐसी बात कभी नहीं कर सकती। ये ऊपर बैठे चंद जनरल्स हैं जिनका वो पैगाम दे रहे थे कि तहरीके इंसाफ के ऊपर कभी हमला क्यों नहीं हुआ। यहीं पर उनका पेट नहीं भरा। पहले उन्होंने खुद ये बात की, जो कि जाहिर है बहुत ही एक गैर मुनासिब हरकत थी, गैर मुनासिब बात थी। उसके बाद तलाल चौधरी साहब को इसी बात के ऊपर छोड़ा गया और उन्होंने भी ऐसी ही बातें की। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो अफगानिस्तान के क्यों नहीं चले जाते, अगर वो खुद नहीं जाते तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती छोड़ाऊंगा। बहरहाल अब उनकी इन स्टेटमेंट्स के बाद बार बार दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि जिस दिन नसीबुर रहमान साहब शहीद हुए थे, उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी और उस एफआईआर के अंदर उन्हें डीजी आईएसपीआर को भी उसके अंदर रखना चाहिए था, इंस्टिगेट करने के लिए, मशवरा देने के लिए और इस आप ये कहिए कि दहशतगर्दों को इस बात की तरफ माइल करने के लिए कि वो तहरीक इंसाफ पर हमला करें। इस शहादत पर जो नसीबुर रहमान साहब, उनके बेटे और साथियों की हुई, कत्ल का मुकदमा जो दर्ज होना था, उसमें एक फर्द जो है माइल करने के लिए, उकसाने के लिए डीजी आईएसपीआर का नाम भी होना चाहिए था। इसके साथ ही साथ हम आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से पेशावर की पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ज़िंदगी तंग कर रही है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर या उनके इमा पर घरों पर छापे मार रही है और इस काम को कैसे रोकना है, इस पर भी आज तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे। आगे जो अगली खबर है वो आर्मी चीफ का ग्रीन इनिशिएटिव या विजन ग्रीन। याद होगा आपको कि ये शहबाज शरीफ साहब ने आज से गालिबन 3 साल या 2 साल पहले इस मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कहा था कि आर्मी चीफ का विजन है। अब उस विजन का क्या बना वो हम आपको बताएंगे। आर्मी चीफ का जहाँ जहाँ जैसा जैसा विजन है, उनका विजन पूरा ही जो है वो मैं यही कहूँगा कि धुंधला हुआ है। उनको मेरा ख्याल नज़र ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो करना क्या चाहते हैं। हुआ यह है कि सजाग की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा सहराए चोलिस्तान की रेत में डूब रहा है। सबसे बड़ी 2 कंपनियों जिनके पास 50,000 एकड़ ज़मीन है, इनमें से एक फातिमा फर्टिलाइज़र ने मंसूबा शुरू होने के 2 साल बाद भी प्रोजेक्ट पर अभी तक काम शुरू नहीं किया। जो दूसरी कंपनी है यूनिटी ग्रुप, उनके मंसूबे वो भी मंसूबे से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, मतलब वो यहाँ खेती बाड़ी नहीं करना चाहते। चीनी कंपनी समेत 3 कंपनियां भी मंसूबे से निकलने के लिए काम कर रही हैं और मुलाजमीन को निकाला गया है। और भी में बहुत सारे छोटे मीन, ये तो 50-50 हज़ार इन्होंने एकड़ ली, जिन्होंने उससे कम ज़मीन ली थी वो भी बेच के पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन इसमें से दिहाड़ी लग चुकी है ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स जो हैं, जिन्होंने ये ज़मीन लोगों को अलॉट करवा के दी, क्योंकि मिलिट्री ने पहले ये ले ली पंजाब गवर्नमेंट से और उसके बाद मिलिट्री ने इसको अलॉट किया। तो जो ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो अपनी अपनी दिहाड़ी लगा चुके हैं। आगे ऐसे लोगों को याद कीजिए, मैं अपने व्लॉग्स में ये बार बार बता चुका हूँ कि ऐसे लोगों को ज़मीनें अलॉट करके दी गई जिनका काश्तकारी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ जो काश्तकार हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ठेके भी जाते रहे और उसके साथ साथ जो काश्तकार खुद अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करते थे, उनमें से भी 25 लाख लोगों ने, ये हम नहीं कह रहे, ये एहसन इकबाल की फिगर है कि 25 लाख लोगों ने ज़राअत में काम करना छोड़ दिया, खेती बाड़ी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पर अब उनके पैसे भी पूरे नहीं होते। ये कंपनियां जो हैं जिन्हें छोटे किसानों से छीन कर ज़मीन दी थी, वो अभी तक वहाँ पर उन्होंने काम ही शुरू नहीं किया। तो 2 साल होने को आ गए, ये विजन जो है ये मुकम्मल नहीं हुआ। आगे चलते हैं, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल
के जो हेड हैं, उन्होंने ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने कहा है कि इस्लामी ममालिक के गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की हम तईद करते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में भेजने की भी तईद करते हैं, और ये ऐन इस्लामी भी है और बहुत बड़ा फरीज़ा है उम्मत मुसलमान के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वक़ार खान साहब ने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिसंबर 18 को मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि मुझे पाक फ़ौज पर यकीन कामिल है कि ये कभी भी गज़ा नहीं जाएगी। अब जाहिर है ये उन्होंने वीडियो भी उनका साथ जो है वो नथी किया। ज़रा सुन लें 18 दिसंबर को ताहिर अशरफी साहब क्या कहते थे। पाकिस्तान के हवाले से एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए फलस्तीन जाएगी। इसकी वजाहत हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार पिछले हफ्ते कर चुके हैं। सुन लिया आपने। अब उसी दिन प्रिडिक्ट कर दिया था वकार खान साहब ने भी, और जाहिर है आप में से भी कईयों ने ये प्रिडिक्ट किया होगा कि लेटर ऑन अगर फौज वहां भेजनी हुई तो यही ताहिर अशरफी साहब जो हैं ये इसके फ़ज़ाइल भी बयान करेंगे। मैंने आपको तभी बताया था कि फजल रहमान साहब भी इसके फ़ज़ाइल बयान करेंगे, और साथ मैंने आपको बताया था कि जो 70,000 मौलवियों को 25,000 रुपये फ़ी कस दिया जा रहा है और लाइनों में लग के वो पैसा वसूल कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ये सब कुछ जो है वो ज़मीर ख़रीदने के लिए कीमत लगाई गई है। और रही बात ताहिर अशरफी साहब की, तो ये तो वकार साहब ने उसी दिन बता दिया था। फजल रहमान साहब के बारे में हमने भी आपको बताया था। तो अब वो जो पासपोर्ट के ऊपर हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा है, जो उलमा कराम है उन्होंने इस्लामी ना रहने दिया, और जो जर्नल्स हैं उन्होंने जमहूर नहीं रहने दिया, क्योंकि MF बताता है कि जमहूर स्टूपिड है, और जर्नल्स ने यह फैसला किया है कि जो जमहूर ने फैसला किया वो बिल्कुल स्टूपिड है और हम उसको नहीं मानेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो सूरत हाल बनी है, जो दिसंबर 18 को कोई और पोजीशन थी और अब ताहिर अशरफी साहब को नया जो जाहिर है उनको डायरेक्शन आई है कि आप इसको जायज़ करार दें। कल हमने आपको बताया था कि ब्रिगेडियर शीन और ब्रिगेडियर चौधरी, कल भी कहा था कि हम उनको चे नहीं कह सकते उनके नाम का पहला लफ्ज़, वरना वो ज़्यादा गुस्सा कर जाएंगे। तो ब्रिगेडियर चौधरी और ब्रिगेडियर शीन कोशिश करते रहे कि ये जो खबर है कि गज़ा में हम जा रहे हैं, फ़ौज भेज रहे हैं, अमन जो बोर्ड है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, इसकी अब जो फ़ज़ाइल है इनको बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक्सप्लेन करे। उसके साथ ही जो सरकारी मौलवी हैं उनकी भी यही ड्यूटी लग गई, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे उलमा कराम इस पर दबा कर जो है फजीलत इसकी जो है वो बयान करेंगे। अब आगे हमें एक ट्वीट याद आ रहा है 2024 का, सैयद इमरान शफकत साहब, उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के आगाज़ पर पाकिस्तानी वफ्द का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वॉकआउट। इसराइल के अखबारात ऐसे ही नहीं इमरान खान को अपने लिए ज़रूरी समझते। ये इमरान शफकत साहब भी बहुत ही निचले लेवल के टाउट हैं नून लीग के। वो ये 2024 में जब शहबाज शरीफ वहाँ थे तो वो ट्वीट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जैसे ही नेतन्याहू की तकरीर शुरू हुई तो पाकिस्तान का वफ्द छोड़ के चला गया, और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जब इमरान खान था तो ऐसा नहीं होता था। झूठा इल्ज़ाम था ज़ाहिर है, और ये भी कह रहे थे कि इसराइल इमरान खान को वापस चाहता है। इमरान शफकत ने ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया था। नवाज़ शरीफ साहब ने बकलम खुद उन्होंने बनफ्से नफीस ये काम खुद किया था 90s के अंदर, जब उन्होंने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा था। अल्लाह की कुदरत देखिए कि सारी उम्र जिस इमरान खान को ये यहूदी एजेंट कहते रहे, कभी अमरीकी ग़ुलाम, कभी यहूदी एजेंट और कभी इसराइली एजेंट के ताने देते रहे। अब इनको खुद समझ नहीं कि सीने पर, आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब के बहुत सारे मेडल्स लगे हैं, शायद जगह ही खाली नहीं होगी, लेकिन वो जगह बना लेंगे कहीं ना कहीं। अब इसराइल वाला मेडल भी उनके सीने पर लगेगा। उसके साथ ही साथ नून लीग के माथों पर भी ये मेडल लगेगा। अल्लाह अल्लाह के सारी उम्र ये कहते रहे, हालांकि इमरान खान अपनी तकरीर में बता चुके हैं कि इनका बस चले तो ये इसराइल के साथ, भारत के साथ कश्मीर और इसराइल के साथ फ़लस्तीन का सौदा भी कर डालें, और हमारे जर्नल्स ने इसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ी, अपना भरपूर काम उन्होंने सर अंजाम दिया है। तो इसलिए ये भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब नेतन्याहू के साथ बैठकर शहबाज शरीफ काम करेंगे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, और देखते हैं आने वाले दिनों में अब उलमा कराम या दूसरे लोगों को इस पर कितना एतराज़ होता है। अगला विजन फील्ड मार्शल साहब का, अगली नाकामी, क्योंकि हर दिन वो नाकाम हो रहे हैं। हर उनका जो वादा था कौम के साथ वो झूठा था। हर इनिशिएटिव जो है वो मुकम्मल चारों शाने चित हो रहा है। समझ ये आ रही है कि जो आर्मी चीफ हैं उनको कख का पता नहीं था, मतलब किसी चीज़ का पता नहीं था। जो वो कहते थे वो सब कुछ अब झूठ साबित हो रहा है। अगली खबर ले लीजिए। इस्लामाबाद में सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले के इलेक्ट्रिक, जो कराची के अंदर इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसमें सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का बैनुल अक़वामी सालसी अदालत के अंदर केस दायर कर दिया।
मुदई के मुताबिक जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने मुदाखलत की, सरकारी वाजबात की अदम अदायगी हुई, मुआहदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ, हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया, कराची के बिजली निज़ाम में 4.7 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी का दावा। ये कार्रवाई 16 जनवरी 2026 को शुरू की गई जाहिर है, और अब ये OIC सरमायाकारी मुआहदे और अक़वाम मुत्तहिदा के सालसी कवानीन में पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। मुख्तसर ये है कि बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट आती, वो जो कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी उन्होंने अब पाकिस्तान पर 2 अरब डॉलर हर जाने का दावा कर दिया है और कहा है कि हमें कहा इन्वेस्टमेंट करो, और फिर ना इन्वेस्टमेंट करने दी, ना हमें फैसिलिटेट किया, बल्कि हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए। तो ये सूरत हाल बन रही है। बजाय इसके कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, जिन लोगों ने आना था वो भी उल्टे हम पर मुकदमे कर रहे हैं। ये फील्ड मार्शल साहब की टोटल परफॉर्मेंस है अभी तक। आगे चलते हैं जी। जो अकील मलिक हैं, एक हैं तो वो नून लीग में, लेकिन असल में वो जर्नैली टाउट हैं। वो कह रहे हैं कि क्या मिस्र ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मामला जो बोर्ड ऑफ पीस वाला वो अपनी पार्लियामान के सामने रखा। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। इनसे कोई पूछे कि क्या मिस्र में जमहूरियत है, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। इसी तरह इनसे पूछें कि UAE में तो बादशाहत है, उन्होंने कौन सी असम्बली के सामने रखना है। अब हमें समझ नहीं कि कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये बादशाह समझते हैं, लगता तो ऐसे ही है। और इनको लगता है कि पाकिस्तान में भी बादशाहत है, किसी असम्बली के सामने कहीं रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस इनका जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, मौदा अप्रूव करवाएं और आगे चलें। अच्छा जी, आगे अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में तकरीर करते हुए और उसके बाद ट्वीट भी किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हुकूमती फ़ैसले की सख्ती से मज़म्मत की है। और उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला असूली और पॉलिसी दोनों हवालों से इखलाकी तौर पर गलत और नाकाबिले दिफा है। मतलब वो मुकम्मल डिस्टेंस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगली खबर ले लीजिए। खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए, आपने लौंडा लपाड़ा जी खबर दे रहे हैं। ये खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ, कहानी बहुत आगे जा चुकी। सोच ये है कि आपने जलसे करने हैं, तकरीरें करनी हैं, मुज़ाकरात करने हैं, काबीना बनानी है, वो माइनस इमरान खान पर होगी। जो कुछ भी करना है, अगला इलेक्शन लड़ना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, सब कुछ माइनस इमरान खान पर होगा। अब आप ये नहीं बताएंगे कि फ़लाँ चीज़ करनी है तो इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है। अब इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होगी, ये सब कुछ माइनस इमरान खान के ऊपर होगा। मंसूर अली खान साहब ने कहा है कि मैं खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ। अब अगर इन्होंने सहाफ़त की होती तो इनको पता होता कि ये खबर नहीं है। इसको खबर नहीं कहते मंसूर अली खान साहब। आपने रिपोर्टिंग की होती तो आपको पता होता। आप क्योंकि पहले माजरत के साथ फ्रिजें बेचते रहे, फिर टेलीविज़न पर खबरें पढ़ते रहे, और उसके बाद आपने अपने आप को सहाफ़ी डिक्लेयर कर दिया। तालीम भी पूरी है। अब आपको ये नहीं पता कि इसको खबर नहीं कहते। ये पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल साहब का, ये उनका ख्याल है, खबर नहीं है। खबरगिरी क्या होती है वो किसी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए जिसने रिपोर्टिंग की हो कि खबर किसको कहते हैं। और दूसरी बात यह कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स का MF कोई 10,000 बार दे चुका है। सिर्फ वही नहीं, रावी भी दे चुका है। तो खबर काहे की हुई जो हर हफ्ते 10 बंदे यही बात बताते हैं, और पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले 3 सालों से बार बार, और ख़ुसूसन पिछले 4, 5, 6 महीने से हर बंदा बता रहा है। तो फिर खबर कहाँ से हुई? खबर वो थी जो हमने आपको बताया था, लेकिन आप वो करेंगे नहीं, क्योंकि आपके गले में मरियम नवाज साहबा का पट्टा पड़ा हुआ है। आपको हमने कहा था कि सुथरा पंजाब के अंदर करप्शन हो रही है, आप ढूंढें, उस स्कैंडल को ब्रेक करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे, लेकिन जब हम करेंगे तो हम आपको, जैसे आप लोगों को बगैरत कहते हैं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको ठंडा बेशरम ज़रूर कहेंगे। तो आपको हम चंद दिन और की मोहलत देते हैं, देखते हैं कि आप ये स्कैंडल करते हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो आप खबर दे रहे हैं, ये खबर नहीं दे रहे, ये तो आप MF वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मिलकर आए थे और कह रहे थे मैं इदारे से मिलकर आया हूँ। अगर आप आर्मी चीफ से मिले थे तो वो इदारा नहीं है, फ़र्द वाहद है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को डराने के लिए आपकी इतनी पस्त इखलाकियात हैं कि बजाय इसके, देखिए ये जहन में रखिए कि अगर कोई शख्स जो है वो कहीं पर जाता है और कोई किसी को कहता है कि मैं फ़लाँ को कत्ल कर दूंगा, तो रिपोर्टर का काम ये नहीं है आकर कह दे कि फ़लाँ ने कहा है मैं फ़लाँ को कत्ल कर दूंगा। उसे वहाँ अपना एनालिसिस भी देना है कि ये ठीक है, कानून के मुताबिक है या गलत है। आप जब जर्नल्स की धमकियाँ पूरी कौम को पहुँचाते हैं, वो MF हो, आप हों, वो रावी हो, तो आपके अंदर ज़रा सी भी अगर इखलाकियात होती तो आप अपना तजिया भी शामिल करते कि ये दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन आप लोग सिर्फ वहाँ से धमकी उठाते हैं और आगे धमकी दे देते हैं। जैसे ड्रग सप्लायर होते हैं, जैसे, माजरत आपको नहीं मैं कह रहा, लेकिन जैसे प्रोस्टिट्यूशन होती है वो सप्लाई करते हैं। आप सिर्फ सप्लायर बने हुए हैं इस टाइम। आप ये नहीं देखते कि ये जो ISPR या ISI से आपको कोई ब्रिगेडियर साहब ये खबर देते हैं, ये आपने आगे देनी है तो इसमें आपने अपना तजिया भी शामिल करना है। बहरहाल ये खबर बिल्कुल नहीं थी, आपने
आपने दोबारा से सहाफ़त की तौहीन की है, जो आपको आती ही नहीं है, मीन सहाफ़त नहीं आती, इसको ख़बर नहीं कहते। ये आपने आसिम मुनीर और उनके साथियों का जो ज़हन है, ख़्याल है, वो लोगों के सामने रखा है, और आपने नहीं रखा, आपसे पहले 500 बार दूसरे सहाफ़ी ये रख चुके हैं, तो इसमें ख़बरियत कहीं पर शामिल नहीं है। बहरहाल ये आपने एक तो जो यूनिवर्सिटी बन रही है, आपको हमने वो स्कैंडल बताया था, देखते हैं आप वो कब आप करेंगे, नहीं हमें पता है, क्योंकि मरियम का पटा आपके गले में है, वो आप कीजिएगा। सुथरा पंजाब कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। चलें, दोनों आपके लिए मुश्किल होंगे, आसान काम कर देते हैं। जिनाह हॉस्पिटल लाहौर, जिनाह हॉस्पिटल लाहौर, वहाँ सफाई वाले अमले को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जिनका पटा आपके गले में है, उन्होंने 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी। अब आपको ये स्कैंडल करना चाहिए, आपके दफ्तर के बहुत करीब जो है वो जिनाह हॉस्पिटल है, चले जाइए और वहाँ इंटरव्यू कीजिए। वहाँ पर जो खाकरूब हैं, जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं, 3 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जिस तरह सुथरे पंजाब के अंदर इनके बीच में मिडल मैन जो इनके बिहाफ पर पैसा बनाते हैं, वो 6-6 हज़ार फ्री एम्प्लॉई अपनी जेब में डाल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिनाह हॉस्पिटल में भी हो रहा है। 8 घंटे काम करने का इन खाकरूबों को सिर्फ 18,000 रुपये मिलता है। इनके पैसों में से 7,000 रुपये तकरीबन जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मिडल मैन है, जो माल बना रहा है दरमियान में मरियम साहबा के इमाम पर और दूसरे लोगों के इमाम पर जिन्होंने उन्हें इजाज़त दी हुई है, वो जेब में डालते हैं। दूसरा स्कैंडल आपके लिए बता दें कि इस वक्त पंजाब के अंदर मिनिमम वेज 40,000 है। तो किस तरीके से जिनाह हॉस्पिटल में खाकरूबों को, एक सरकारी हॉस्पिटल में 18,000 गवर्नमेंट पे कर सकती है फुल टाइम जॉब का। आपके काम ये हैं करने वाले, ये वाला काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। इसको उर्दू में दलाली कहते हैं, और पंजाबी में मैं कहूँगा तो सारे गुस्सा कर जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाएंगे, तो मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ, इसे ब्रोकरी कहते हैं। तो सहाफ़त करें, ब्रोकरी ना करें। ये हमें पता है कि जर्नल्स क्या धमकियाँ लगाते हैं कि इमरान खान को हमने माइनस करना है। दूसरी खबर आपको मैं बताता हूँ, दूसरा स्कैंडल जो आपसे जुड़ा हुआ है। आप गालिबन आजकल हम न्यूज़ में काम करते हैं, हम आपको बताते हैं कि ब्रिगेडियर शीन से शाहिद और ब्रिगेडियर चौधरी दोनों जो हैं वो आपके चैनल के ऊपर ज़बरदस्ती पैकेजेस चलवाते हैं। हमने वो पैकेजेस टीवी पर भी दिखाए। अब आपने ये नहीं कहना मैं तो एक टॉक शो करता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप भी इस दश्त को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपके टेलीविज़न पर ये काम हुआ है, आपके टेलीविज़न पर दूसरे टेलीविज़न की तरह जो हमने खबर ब्रेक की थी वो पैकेजेस उसके बाद चले हैं। अगर आपके अंदर इखलाकियात हैं तो आप इस काम को बेशर्मी कहें, बगैरती का लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि वो ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाता है, तो आप इस काम को बेशर्मी कहें। ये जो मीडिया को घुंघरू पहनकर ढोलक के ऊपर डांस करवाया जा रहा है, कहिए कि गलत हो रहा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छे नाचने वाले हैं, या आप ये कहें कि नाच नाच के नायका बने हुए हैं इस वक्त। इसलिए सहाफ़त करनी है तो डंके की चोट पर ना करें, आप सिर्फ नॉर्मल सी सहाफ़त ही कर लें, डंके को छोड़ दें। डंका तो आपका कब का टूट चुका, लेकिन आपको और भी खबरें देते रहेंगे जिनके ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन स्कैंडल्स को ब्रेक करें। अगला स्कैंडल आपको देते हैं, हाल ही में इन्होंने बहुत सारी सेलिब्रिटी से मरियम नवाज़ के हक़ में ट्वीट्स करवाए। अब आपको बताते हैं कि सबा कमर साहबा के ऊपर पिछले दिनों एक केस बनवाया गया था। केस ये बनवाया गया था कि उन्होंने एक पुलिस की वर्दी पहन ली एक ड्रामे के लिए। हालांकि पुलिस की वर्दी हमेशा से एक्टर्स जो है वो पहनते हैं। अब जाहिर है उनसे ज़बरदस्ती बयान ले लिया जाएगा, शायद आप ही के शो पर दिलवा दिया जाए आने वाले दिनों में बयान, जिसमें वो कहें कि नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी से ये किया है। हमारे ज़राए अब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये जो जाली झूठा मुकदमा बनाया गया उसके बाद उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की गई। बहरहाल अब अल्लाह जानता है कि उनको कुछ पे किया गया या उसी ड्रावे में जो मुकदमा बनाया था उसमें, या वाकई उनके अंदर मोहब्बत जाग गई मरियम साहबा की कि अब उन्होंने मरियम की तारीफ़ करने के लिए एक ट्वीट किया, इंस्टा की पोस्ट की है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उन्होंने अकेले नहीं की, और भी बहुत सारे लोगों ने एक ही टाइम में मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ के लिए की है। अगर आप जर्नलिस्ट होते तो आप इसको डिग आउट करते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके गले में विजिबल पटा पहनाया गया है और आप उस काम के साथ बिल्कुल खुश हैं। भले हम टीवी के ऊपर ब्रिगेडियर साहबान अपनी मर्जी के पैकेजेस चलवाएं और भले मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर उनके लिए अच्छे अच्छे कलमात जो हैं वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ से अदा करवाए जाएं, आप इस सब के अंदर खुश हैं। आप आज आके इसी तरह की खबरें देंगे कि माइनस इमरान खान करने का प्रोग्राम बना लिया गया है, जो कि असल में खबर नहीं है। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने। ये ज़रा ज़रूर जिनाह हॉस्पिटल ज़रूर जाइएगा या अपनी टीम को भेजिएगा, पता कीजिएगा कि क्यों वहाँ खाकरूबों को सिर्फ 18,000 रुपये मिल रहे हैं
और जब मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर 40,000 रुपये मिनिमम वेज है, तो ये स्कैंडल बहुत बड़ा है। लेकिन आप तब करते अगर आपने सहाफ़त करनी होती। ये भी काम हमें यहाँ से करना पड़ रहा है। कनाडा की फ़ौज ने अमरीकी हमले पर रद्द अमल देने के लिए मॉडल तैयार किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है, कुछ छोटा मोटा जरीदा या अखबार नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी फ़ौज चंद दिन में कनाडा पर कब्जा कर सकती है। दिफाई हिकमत अमली गैर रिवायती तरीक़ों पर मबनी होगी। घात लगाकर हमले, ड्रोन्स का इस्तेमाल, गुरीला वॉरफेयर इसमें शामिल होगा। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है दूसरे लफ्ज़ों में कि कनाडा जो है उसको लगता है कि अमेरिका उन पर भी हमला कर सकता है, उन पर भी कब्जा कर सकता है। और इन हालात में जो कनाडा है वहाँ की फ़ौज जो है वो एक्सरसाइजेज कर रही है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हमने किस तरीके से बचाव करना है। अब ये बहुत ही हैरानकुन सूरत हाल है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि वाकई कनाडा इस तरीके से सोचेगा या अमेरिका इस तरीके से मजबूर कर देगा कनाडा को ये सोचने के लिए। दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि अब से चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के मिस्टर मार्क, उनके साथ हुई है। बहुत ही वो बेहतरीन मुलाकात रही है और इस मुलाकात के बाद मैंने ये फैसला किया है, सदर ट्रंप कहते हैं, कि जो उन्होंने डेनमार्क और दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर 10% उन्होंने टैरिफ लगाने का फैसला किया था 1 फरवरी से, वो उन्होंने अब वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि नेटो चेयरमैन के साथ जो मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक अब मैं टैरिफ हटा रहा हूँ और मुझे लगता है कि बातचीत से मामलात ख़त्म हो जाएंगे। असल में ये ट्रंप ने एक कदम पीछे लिया है। ये उन्होंने, जाहिर है जिस तरीके का रिस्पॉन्स यूरोप ने सदर ट्रंप को दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि वो इकट्ठे होकर सदर ट्रंप को पड़ गए सारे के सारे। उसके बाद सदर ट्रंप जो है वो जाहिर है इस सारे मामले को ठंडा करना चाहते हैं और एस्केलेशन मज़ीद नहीं चाहते। इसलिए अब उन्होंने पीछे पांव उठा जो है वो मोड़े हैं और उन्होंने एक किस्म का सरेंडर किया है सारे मामले में। यूरोप की इसमें बड़ी जीत है और सदर ट्रंप जाहिर है अपना जो प्रेशर था वो मेंटेन नहीं कर सके। ये उनकी जो पोस्ट है ये पूरी की पूरी चीख चीख कर कह रही है कि सदर ट्रंप अब इसी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं और यूरोप जो मिलकर उनको आगे से पड़ गया सारा और उन्होंने ग्रीनलैंड ना देने का फैसला किया, उस पर अब सदर ट्रंप ने वो जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला दी है। कहा कि उनसे मुलाकात के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। इसके साथ ही साथ सदर ट्रंप ने वहाँ पर यह भी कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा किसी सूरत भी, और कोशिश मेरी होगी कि ताकत के इस्तेमाल के बगैर ही बातचीत के साथ ये मसला हल हो। तो खासा जो पुश किया है सदर ट्रंप को यूरोप ने, उससे काफ़ी रिजल्ट उनके सामने आए हैं। अच्छा, फिर सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस अमन मंसूबे का हिस्सा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो मिडिल ईस्ट से नहीं है, मशरिक़ वस्ता से नहीं है, और उन मुल्कों ने ये कहा है कि हम हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे, हम लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह का भी खात्मा करेंगे और हम तबाही मचा के रख देंगे, जो जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अब अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो मिडिल ईस्ट से बाहर कौन से मुल्क हैं ऐसे? या एक इंडोनेशिया रह जाता है और एक पाकिस्तान रह जाता है। तो इसका मतलब इन दो में से किसी एक ने कहा है कि हम आएंगे और तबाही मचा देंगे। तो अब सदर ट्रंप के मुताबिक ऐसे मुल्क भी हैं कि जो ये कह रहे हैं कि गज़ा का सफाया भी हम करेंगे, मीन हमास का, और हिज़्बुल्लाह को भी उर्दन के अंदर जो है वो हम ही शिकस्त देंगे। लेबनान के अंदर उर्दन मैंने कह दिया। तो अब सदर ट्रंप, मेरा तो ख्याल है, वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की खिदमत की बात कर रहा है। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान डंके की चोट पर वहाँ पर जाएगा। जैसी सहाफ़त है ना डंके की चोट की हमारे लौंडा लपाड़ा जी की, उसी तरह डंके की चोट पर हमारे उलमा फतवे भी देंगे, हमारे सियासतदान भी कहेंगे, जर्नल्स तो हमारे पहले ही तैयार हैं। तो इमरान खान को सारी उम्र यहूदी एजेंट कहते रहे और अब अल्लाह अल हक है, इनके चेहरों पर, इनके माथों पर अब एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मोहर लग रही है। पता नहीं अब आपको ये कैसे जवाब देंगे आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि रुकने कौमी असम्बली अमजद अली ख़ान, वो ये कहते हैं कि 9 मई जब हुआ तो मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा था। उसके बाद मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम सब पार्टियों से दूर चली गई और तहरीक इंसाफ के साथ 100% आ गई। पहले भी 80-90% तो वोट पीटीआई को मिलता था, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि बाकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल कर ली और उन्होंने फिर जाहिर है उनको टिकट मिला और उन्होंने 2024 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा। लेकिन मई के महीने में 9 मई के टाइम पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे।
उसके बाद उन्होंने जो मेडिकल का शोबा है उसके अंदर किसी बोर्ड के ऊपर थे वो, और उस क्योंकि वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, और उन्होंने उसमें जो लाइसेंस दिए जाते हैं कॉलेजेस को और दूसरे, उनके ऊपर सवालात उठा दिए। उनको मना किया गया जर्नल्स की तरफ से कि इस पर सवाल ना उठाएं, वो खामोश ना हुए, तो अब उनको खामोश करवाने के लिए उनका नाम 9 मई के केसेस के अंदर डाल दिया। वो अब हंस रहे हैं कि मैं तो 9 मई के वक्त पीटीआई के अंदर था ही नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी में था, तो मैंने कैसे एहतजाज कर लिया 9 मई को आके। लेकिन यहाँ पर अमजद साहब कौन सा बाकियों ने एहतजाज किया। ये एक दफ़ा फिर हमारा ट्वीट देखिए, हमने आपको कल भी दिखाया था। ये ट्वीट मैंने 9 मई की रात को किया था, उसी दिन बता दिया था कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है वो असल में आसिम मुनीर और उनके साथी खुद जला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत टाइम लगा था इस सब को समझने में, हमें उसी वक्त पता था कि ये साजिश क्या है। मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे उसी वक्त पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मैंने उसी दिन ये ट्वीट किया था। ये इसकी तारीख देख लीजिए ट्वीट की, ये 9 और 10 की दरमियानी शब है मई की। मैंने तभी कहा था कि ये जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है ये खुद जला रहे हैं और हम पर डालेंगे, क्योंकि मुझे इनकी कार्रवाई समझ आ गई थी। तो कौन सा तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए आपको शामिल करना भी उस हिसाब से चंबे की बात नहीं है, क्योंकि सभी को तो झूठा शामिल किया गया है, बीच में अब आपको भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। अच्छा जी, अब आपके सामने रख दें हम जो गुल प्लाज़ा के अंदर हुआ है। गुल प्लाज़ा के अंदर अभी तक तकरीबन कोई 61 लाशें जो हैं वो आ गई। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। 61 लाशें, 30 लाशें एक ही दुकान से बरामद हुई हैं, और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी नहीं पता कि कितने लोग और जो हैं उनकी लाशें मिलेंगी। बताया जा रहा है कि मेज़नाइन फ्लोर पर वाक़ई क्रॉकरी की दुकान में मज़ीद 30 लाशें बरामद हुई हैं। एक ही दुकान के अंदर लोग चले गए थे, उन्होंने दुकान में अपने आप को बंद कर लिया था कि शायद आग से हम बच जाएं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक अब मलबे से लाशों की बजाय इंसानी बाकियात मिल रही हैं, जिनमें टूटी हड्डियां और दांत शामिल हैं। हालत इंतहाई ख़राब होने के बायस डीएनए सैंपल्स लेना मुमकिन नहीं, जिससे शनाख्त जो है वो मुश्किल हो गई है। अब तक 21 बाकियात जो हैं वो हस्पताल लाई जा चुकी हैं। मीन मुकम्मल लाशें नहीं हैं बल्कि उनकी बाकियात हैं। हुकाम के मुताबिक 17 लाशें जो हैं वो ताहाल काबिल शनाख्त नहीं हैं। 3 मज़ीद लाशों की शनाख्त हो गई है, और ये सब कुछ जो है वहाँ चल रहा है। अब तो रिपोर्ट करते हुए भी तकलीफ़ होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं तो इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकता, अल्ताफ़ हुसैन ही इसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।